जय हिंद दोस्तों, मैं जितेश पुरोहित आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। और हम सभी पढ़ रहे हैं राजस्थान का भूगोल, जिसमें हमने वन्य जीवों वाला चैप्टर लगभग 70% तक पढ़ चुका है। और उसमें हमारा एक टॉपिक बच रहा है, वो है हमारे अभयारण्य से संबंधित मैं आप लोगों को आज की वीडियो में पढ़ाने वाला था। लेकिन मैंने सोचा आप लोगों को एक छोटा सा टॉपिक पहले क्लियर करवा दूं, ताकि फिर अगली जो भी वीडियो आएगी उन सभी की अभयारण्यों से संबंधित एक सीरीज में चलाने वाला हूं। तो आपको वह सभी वीडियो अच्छे से मिल जाएगी और आपके नोट्स भी अच्छे से तैयार हो जाएंगे। और अगर आपको आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप तथा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, और दोनों ग्रुप की लिंक मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आप सभी के सहयोग से मेरे 120 से भी अधिक सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो आज का हम टारगेट रखते हैं 130 सब्सक्राइबर का। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर दें तथा पास बने हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो आएगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम सभी राजस्थान के जंतुआलय डिस्कस कर लेंगे, तथा उसके साथ साथ आर्द्रभूमि डिस्कस कर लेंगे, और उसके साथ जैविक उद्यान तथा आखेट क्षेत्र। आखेट से मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं। उसके साथ हम राजस्थान के जंतुआलय और मृग वन के लिए आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। राजस्थान में 7 मृग वन है और कौन कौन से जिले में है ये सभी नोट्स आपको व्हाट्सएप के ग्रुप पर मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए वीडियो पर बात करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान के जंतुआलय। राजस्थान में टोटल कितने जंतुआलय हैं? जैसे बीएसटीसी परीक्षा तथा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में कभी कभी बेसिक से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, तब हमें याद रखना है राजस्थान में टोटल 5 जंतुआलय हैं, और पांचों के पांचों कौन से जिले में बने हुए हैं, तो ये भी नाम हमें याद रखना है। इसकी मैं आप लोगों को एक टेक्निक बताता हूँ। टेक्निक नहीं है, बस आपको जो मैं फ्लो बताने वाला हूँ उस फ्लो में उन जिलों का नाम याद करिए। ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ें याद होने लगेगी, बस आप उन्हें 10 से 15 बार दोहराते रहिए। कौन कौन से जिले याद करने हैं? सबसे पहले जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। 5 जिलों को याद करें तथा इन्हें फ्लो में बोलते रहें। जैसे जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, और पांचवा है हमारा कोटा। बस इसे आप ऐसे ही दोहराते रहिए, आपके भी जिले याद हो जाएंगे। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा बोलते रहें। जितनी बार बोलोगे उतनी बार ये आप लोगों को याद होता रहेगा। 5 मृगवन हैं, कौन कौन से जिलों में हैं? बोलिए एक बार। जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। ऐसे ही ये वीडियो देखते रहें और अपने मन में उन सभी जिलों को दोहराते रहें। आपको वीडियो खत्म होने तक 5 के 5 जिले याद हो जाएंगे। अब हम इन सभी जंतुआलयों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे इनका निर्माण किसने करवाया, तथा इनके साथ साथ हमें और कौन सी बातें याद रखनी है। सभी बातों को हम अच्छे से डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप लोगों को जानकारी अच्छी लगती है तब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हो, तथा वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं जयपुर जंतुआलय। जयपुर जंतुआलय, यहाँ से आपको 2-3 बातें याद रखनी है। जयपुर आप सभी को पता है कछवाहा वंश ने यहाँ पर शासक किया था, और कछवाहा वंश के ही एक शासक सवाई राम सिंह द्वितीय, और सवाई राम सिंह द्वितीय के काल में ही इस जंतुआलय का निर्माण हुआ है। राम सिंह द्वितीय ने ही एक बाग बनाया था, उस बाग का नाम है राम निवास बाग। क्या नाम है? राम निवास बाग। और इस बाग में ही इस जंतुआलय का निर्माण किया गया है। वर्तमान में यह जंतुआलय नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शिफ्ट कर दिया गया है। सारी बातें हम डिस्कस करने वाले हैं। नाहरगढ़ जैविक उद्यान में कब शिफ्ट किया गया, प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे कि वर्तमान में तो यह नाहरगढ़ उद्यान में है, लेकिन नाहरगढ़ उद्यान में इसे कब शिफ्ट किया गया, अगर आप लोगों से यह प्रश्न पूछा जाए तब हम वो डेट याद रखेंगे। 5 जून 2015। 5 जून 2015 को क्या किया गया? 5 जून 2015 को जयपुर जंतुआलय, इस जंतुआलय को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शिफ्ट कर दिया गया। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तथा राम सिंह द्वितीय से आप लोगों को याद रखना होता है। राम सिंह द्वितीय ये वही शासक हैं जिन्होंने जयपुर को गुलाबी रंग करवाया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका प्रश्न है, तो अब आप इसे याद रख सकते हो। और वो सन भी आप लोगों को याद रखना है। अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताओ, राम सिंह द्वितीय ने जयपुर को गुलाबी रंग कब करवाया था। और कछवाहा वंश के शासकों से मैं आप लोगों को 2-3 प्रश्न पूछना चाहूंगा। सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि कछवाहा वंश का वह कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी? किसकी अधीनता स्वीकार करी? अकबर की अधीनता स्वीकार करी थी। तथा उसके साथ साथ आप मुझे बता सकते हो सर्वप्रथम मनसबदारी दी गई। प्रश्न आप लोगों को समझ गया?
एक प्रश्न आप लोगों को बताना है वह कौन सा शासक था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी, तथा उसके बाद आप लोगों को बताना है वह कौन सा शासक था जिसको अकबर ने सबसे पहले मनसबदारी दी थी, तथा उसके बाद आप लोगों से एक और प्रश्न पूछा जाता है राजस्थान का वह कौन सा शासक था जिसे अकबर से सर्वाधिक मनसबदारी दी गई। प्रश्न बहुत ही अच्छे पूछ रहा हूं मैं आप लोगों को, थोड़ा डिटेल से इन प्रश्नों को सुनना। पहला प्रश्न था हमारा अकबर की अधीनता किसने स्वीकार करी, दूसरा प्रश्न था हमारा सर्वप्रथम मनसबदारी किसे मिली, और तीसरा प्रश्न है हमारा सर्वाधिक मनसबदारी किसे मिली। अपने तीनों आंसर मुझे कमेंट करके बताएं, कमेंट आप किया करें। हर वीडियो में आप कमेंट करते हो, मुझे हर वीडियो में आप कमेंट करते हो, हौसला मिलता है हमें भी। तथा इनके साथ साथ आपको अगर इंपॉर्टेंट जानकारी पता होती है तो वो भी आप कमेंट करते चलें, क्योंकि लिखी हुई बात हमें अधिक समय तक याद रहती है, इसीलिए आप लिखा करिए। आगे हम बात करने वाले हैं जयपुर जू से संबंधित। जयपुर जंतुआलय यह राजस्थान का प्रथम जंतुआलय है। कैसा जंतुआलय है? राजस्थान का प्रथम जंतुआलय है, तथा इसके साथ साथ सबसे बड़ा जंतुआलय है। कैसा जंतुआलय है? राजस्थान का पहला जंतुआलय है, तथा इसके साथ साथ यह राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। ये 2-3 चीजें आपको याद रखनी है। किस प्रकार से याद करोगे? सबसे पहले हमने बात की राजस्थान में टोटल 5 जंतुआलय हैं। कहाँ कहाँ पर? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। इसी प्रकार से याद करना है। फिर हम सबसे पहले पढ़ते हैं जयपुर जू के बारे में। जयपुर जू से आप लोगों को याद रखना है जयपुर जू की स्थापना कब की गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जयपुर जू की स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की थी 1876 ईस्वी सन में। और के बाद मैं आपको एक टेक्निक बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से इन पांचों के सन याद करने हैं और किस प्रकार से आप इन पांचों का सीक्वेंस याद कर सकते हो। वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखते रहें। इसके साथ हम बात करने वाले हैं 1876 में तो इसकी स्थापना कर दी किसने? सवाई राम सिंह द्वितीय ने। इन्होंने ही जयपुर को गुलाबी रंग करवाया था। आप मुझे बताने वाले हो कब करवाया, तथा इन्होंने ही जयपुर में एक बाग का निर्माण किया था, रामनिवास बाग, और रामनिवास बाग में ही जयपुर जंतुआलय बनाया गया था। लेकिन 2015 में इस जंतुआलय को नाहरगढ़ जैविक उद्यान में शिफ्ट कर दिया गया है। ये बातें आप लोगों को याद रखनी है। तथा उसके साथ साथ जयपुर जंतुआलय यह राजस्थान का प्रथम जंतुआलय है और राजस्थान का सबसे बड़ा जंतुआलय है। अब लगभग 10 मिनट की वीडियो और है जिसमें मैं आप लोगों के साथ चारों जंतुआलय तथा आर्द्रभूमि, जैविक उद्यान और आखेट क्षेत्र को डिस्कस कर लेता हूं। फटाफट हम सभी चीजों को देख लेते हैं। अगर आप लोग भी मेरे साथ नोट्स बना रहे हो तो अपने नोट्स लिखते रहें। उसके बाद उदयपुर जू से हमें याद रखना है उदयपुर जू की स्थापना कब हुई थी। इस जू की स्थापना हुई 1878 में। इस जू की स्थापना की गई। यह जू कहाँ बनाया गया? तो यह उदयपुर जिले में बनाया गया। और उदयपुर जिले के कौन से बाग में बनाया गया? तो गुलाब बाग। आप लोगों को याद रखना है उदयपुर का गुलाब बाग आप लोगों को याद रखना है। गुलाब बाग में ही इसकी स्थापना की थी। और वहां से आप लोगों को एक बात याद रखनी है, एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, गुलाब बाग किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? आप मुझे अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं, यह किसके लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद में उदयपुर से आप लोगों को और कितनी सारी बातें मैं बता सकता हूँ। उदयपुर में ही जयसमंद झील है, पिछोला झील है, तथा हमें याद रखना है उदयपुर को ही जलचरों की बस्ती कहा जाता है। और अगर यहीं पर झील का नाम पूछ ले कि वह कौन सी झील है जिसे जलचरों की बस्ती कहा जाता है, तब आप मुझे कमेंट करके बताओगे। और उदयपुर के साथ साथ उदयपुर कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है, आंसर अपना कमेंट करके जरूर बताना। तथा उसके साथ साथ उदयपुर में ही एक मंदिर बना हुआ है, एकलिंग जी का मंदिर। एकलिंग जी का मंदिर कहाँ बना हुआ है, कमेंट करके बताओ। तथा किसने बनवाया था, अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। उसके बाद उदयपुर जू से हमें क्या याद रखना है, इस जू को भी स्थानांतरित कर दिया गया है। और स्थानांतरित इसे कहाँ किया गया है? सज्जनगढ़ जैविक उद्यान में स्थानांतरित किया गया है। सज्जनगढ़ जैविक उद्यान ये कहाँ पर बना हुआ है? तो यह जैविक उद्यान उदयपुर जिले में ही बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? उदयपुर जिले में बना हुआ है। राजस्थान के आपको 4 जैविक उद्यान याद करने होते हैं, हम अभी डिस्कस करने वाले हैं उन सभी से रिलेटेड। अब आगे हम बीकानेर से बात करते हैं। बीकानेर, सबसे पहले आपको सभी की स्थापना याद करनी है। अगर आप लोग बीएसटीसी के लिए तैयारी कर रहे हो तथा राजस्थान पुलिस के लिए अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो आपको निम्न में से सिर्फ 2 ही बातें याद रखनी है। सबसे पहला जिले का नाम तथा इनकी स्थापना कब की गई, ये सन आपको याद रखना है। उसके साथ अगर आप ये जानकारी याद रखना चाहते हो तो याद रख सकते हो, लेकिन आपको जिले तथा सन तो याद करना ही है। अब हम बात करने वाले हैं बीकानेर से संबंधित। तो बीकानेर की स्थापना कब की गई? बीकानेर की स्थापना 1922 में की गई और यह राजस्थान का
तीसरा जंतुआलय है। कितवा जंतुआलय है? तीसरा जंतुआलय है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, राजस्थान का दूसरा जंतुआलय कौन सा है, राजस्थान का चौथा जंतुआलय कौन सा है, तब आपको ये सारी बातें याद रखना है। तथा अगर आप लोगों से प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का सबसे पुराना जंतुआलय कौन सा है, तो हम बताएंगे जयपुर जंतुआलय, तथा सबसे बड़ा जयपुर जंतुआलय, और प्रथम वो भी जयपुर जंतुआलय। उसके बाद आप लोगों से प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान का नवीनतम जंतुआलय कौन सा है, तो नवीनतम जंतुआलय है कोटा जंतुआलय। इससे संबंधित भी हम जानकारी लेने वाले हैं। बीकानेर से बस आपको एक चीज याद रखना है कि इस जंतुआलय को वर्तमान में बंद किया जाएगा। अभी इसे बंद नहीं किया गया है, लेकिन आने वाले कुछ समय में इसे बंद किया जाने वाला है। तो आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान का वह कौन सा जंतुआलय है जिसे बंद किया जाने वाला है, तब आपको याद रखना है बीकानेर जंतुआलय, इसे वर्तमान में बंद किया जाने वाला है। ये सभी बातें आप लोगों को याद रखनी है। तथा उसके बाद जोधपुर, इसका निर्माण कब किया गया, तो यह 1936 में बनाया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार यह क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है। और जोधपुर से हमें निम्न दो ही बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात, यह राजस्थान का चौथा जंतुआलय है और इस जंतुआलय में गोडावन पक्षी, कौन सा पक्षी, गोडावन पक्षी की प्रजनन केंद्र है। क्या है यहाँ पर? प्रजनन केंद्र है। किसका है? गोडावन पक्षी का। अब गोडावन पक्षी हमारे लिए क्यों जरूरी हो जाता है? क्योंकि यह पक्षी राजस्थान का राज्य पक्षी है, और राज्य पक्षी होने के साथ साथ ही हमें तीन नाम और याद रखने हैं राज्य के, जैसे गोडावन का एक नाम याद रखना है, उसके साथ ऊंट का नाम आपको याद रखना है, तथा चिंकारा आपको याद रखना है, और एक नाम खेजड़ली। ये चार नाम तो आपको याद रखने ही है। गोडावन जो हमारा राज्य पक्षी है, तथा ऊंट और चिंकारा यह हमारे राज्य पशु है, और खेजड़ी यह हमारा राज्य वृक्ष है। तथा उसके साथ साथ राज्य पुष्प भी आप याद रख सकते हो। राज्य पुष्प कौन सा है, कमेंट करके बताना मुझे, क्योंकि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीज़ें पढ़ा रखी है। उसके साथ साथ गोडावन का आप मुझे वैज्ञानिक नाम भी बता सकते हो, तथा अगर आप इन सभी का वैज्ञानिक नाम आपको याद है तो कमेंट कर सकते हो, और याद नहीं है कोई बात नहीं, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर मैं आपको इनकी नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, तो आप अपनी नोट्स व्हाट्सएप से भी बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हैं। उसके बाद कोटा से हमें याद करना है, इसका निर्माण 1954 में किया गया था। और कोटा से आपको दो बातें याद रखनी है, यह राजस्थान का पांचवा है तथा सबसे नवीनतम बनाया गया है। क्या बनाया गया है? सबसे नवीनतम। अगर आपको जंतुआलय पूछा जाए तब हम बताते हैं कोटा का जंतुआलय। कोटा से मैं आप लोगों को दो प्रश्न पूछना चाहूंगा। कोटा का संस्थापक किसे कहा जाता है, तथा हाड़ौती के क्षेत्र में ही एक महल बना हुआ है, उस महल का नाम है अबेली मीणी का महल। यह महल का निर्माण किसने किया था, तो आप सभी को पता है, मुकुंद सिंह हाडा। तथा मुझे बताओ, मुकुंद सिंह हाडा की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को याद रखना है मुकुंद सिंह हाडा की मृत्यु कौन से युद्ध में हुई थी। तथा कोटा का ही एक शासक आप लोगों को याद रखना है, उस शासक के लिए एक कहावत कही जाती है कि हाडो ले डूबियो गणगौर। यह कहावत कौन से शासक के लिए कही जाती है? अपना आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तथा कोटा से मैं आपको और प्रश्न पूछना चाहूंगा, कोटा का ही एक शासक था जिसने सर्वप्रथम कन्यावध पर रोक लगाई थी। अपना आंसर मुझे बता सकते हो। तथा उसके साथ आप मुझे बता सकते हो कोटा ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ कब संधि की थी। इन सभी का जवाब आप मुझे कमेंट बॉक्स में रखो। नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन प्रश्नों का उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना पड़ेगा। कोटा से दो बातें याद रखनी थी। अब एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं, जिसे हमें किस प्रकार से याद करना है। अभी तक जो हमने पढ़ा उसे हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं। सबसे पहले 5 जिले, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। याद हो गए पांचों के पांचों नाम? एक बार मेरे साथ पुनः दोहराइए, जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा। इस प्रकार से आप दोहराते रहिए। तथा जयपुर की स्थापना कब की गई? 1876 में की गई। 76 में ही दो जोड़ दो, कितने हो गए? 78। 1878 में उदयपुर की स्थापना की गई। अब हम इसके बाद याद रखने वाले हैं जो अगले तीन हैं, इन तीनों का 1900 में निर्माण हुआ है। कौन से सन में निर्माण हुआ है? 1900 में निर्माण हुआ है। 1900 में किस प्रकार से याद रखोगे? 1922, 1936 और 1954। आप इसे अपनी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हो, 22, 36, 54। बस एक इंसान का नंबर ही आपको याद रखना है, 76, 78, 22, 36, 54। 76, 78, 22, 36, 54। इसे आप दोहराते रहिए, आप लोगों को बहुत ही सिंपल तरीके से याद हो जाएगा।
उसके बाद हम बात करने वाले हैं राजस्थान की आर्द्र भूमि से संबंधित। राजस्थान में 2 आर्द्र भूमि हैं, कौन कौन सी हैं? सबसे पहले केवलादेव धना पक्षी अभयारण्य, केवलादेव में भी एक रामसर साइट बनी हुई है, तथा दूसरी है सांभर। सांभर झील जब मैंने आप लोगों को पढ़ाया था तब वहाँ पर बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझा रखी है। अगर आपको सांभर झील से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, तथा उस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेना, वहाँ से आपके सारे प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद सांभर झील का अगर निर्माण पूछा जाए तो हम बताएंगे वासुदेव चौहान, और वासुदेव चौहान इन्होंने ही सांभर के चौहान की स्थापना की थी। कब की थी कमेंट करके बताना, तथा वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी किसे बनाया था कमेंट करके बताओ, तथा वासुदेव चौहान ने इस झील का निर्माण किया है यह कौन से शिलालेख से पता चलता है? तब हम बताते हैं यह बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है। कौन से शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख से पता चलता है। और बिजोलिया शिलालेख के लेखक का नाम आप मुझे कमेंट करके बताने वाले हो, लेखक कौन थे? दोस्तों इसी प्रकार से चीज़ों को लिंक करनी होती है, तभी हम एक साथ अनेक सारी चीज़ों को पढ़ सकते हैं। अगर मैं आपको बस केवलादेव और सांभर बता देता तो इतनी सारी जानकारी आप लोगों को नहीं मिलती थी। अब सांभर को ही जोड़ लो। सांभर के साथ हमें और कौन कौन सी चीज़ें याद रखनी है? यह अकबर तथा जोधा की विवाह स्थली बनी थी, और अकबर तथा जोधा का विवाह कब हुआ था कमेंट करके बताओ। और यही विवाह प्रथम राजपूत मुगल विवाह है, तथा राजपूत और मुगलों का अंतिम वाला विवाह कौन सा है? तो आप लोगों को बताना है अंतिम वाला विवाह। जिस प्रकार से सर्वप्रथम जोधा और अकबर का विवाह हुआ था, उसी प्रकार सबसे अंत वाला विवाह, ये भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। अगर आप लोगों की इतिहास में कमांड अच्छी है तभी आप इन सभी के आंसर दे पाओगे। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर व्हाट्सएप पर भी आप मैसेज कर सकते हो। मेरे पास जितना भी समय होता है मैं उस समय में आप लोगों का रिप्लाई करता हूँ। उसके बाद हम अगर केवलादेव से संबंधित बातें करें तो मैंने आप लोगों को बताया केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह कब घोषित किया गया? 1981 में घोषित किया गया, और 1985 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर लिया गया है। तथा यह कौन से पक्षी के लिए प्रसिद्ध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आप लोगों को बता रहा हूं, यह साइबेरियन सारस पक्षी के लिए प्रसिद्ध है। यह पक्षी रूस का है। यह पक्षी रूस से उड़कर आता है। कहां पर आता है? हमारे केवलादेव में। और केवलादेव कहां पर है? भरतपुर जिला। प्रश्न मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यह कौन से एनएच पर बना हुआ है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा जा चुका है, यह कौन से एनएच पर बना हुआ है? आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। तथा केवलादेव को मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया है, आप उसकी वीडियो देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी राजस्थान का भूगोल, वहां से आप उनकी नोट्स बना सकते हो। बात करते हैं अगले टॉपिक पर। केवलादेव और सांभर यह राजस्थान की 2 आर्द्र भूमि है, आपको याद रखना है। आर्द्र भूमि इन्हें ही रामसर साइट कहा जाता है तथा वेटलैंड कहा जाता है, ये नाम आपको याद रखने हैं। जैविक उद्यान हमें कौन कौन से याद रखने होते हैं? जैविक उद्यान राजस्थान में 4 हैं, और चारों के चारों इंपॉर्टेंट हैं। जैसे नाहरगढ़ जैविक उद्यान, सज्जनगढ़ जैविक उद्यान। नाहरगढ़ जैविक उद्यान ये कहाँ पर बना हुआ है? अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो सिंपल सा प्रश्न है, और इसका आंसर भी सिंपल है। क्या आंसर है? तब हम बताते हैं, यह जैविक उद्यान राजस्थान में जयपुर जिले में बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है? जयपुर जिले में बना हुआ है। और नाहरगढ़ से आपको याद रखना है, नाहरगढ़ का किला जयपुर में बना हुआ है। तथा इस दुर्ग का निर्माण किसने किया था? इस दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने किया था। और इस दुर्ग के साथ हमें याद रखना है, इस दुर्ग के उपनाम। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, कल्चर आप लोगों को भूगोल के साथ कोई नहीं जोड़ेगा। इस दुर्ग का नाम है सुदर्शनगढ़। सज्जनगढ़ दुर्ग का ही नाम है सुदर्शनगढ़। इसे जयपुर का ध्वज भी कहा जाता है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जा सकता है, जयपुर का ध्वज यह कौन से दुर्ग को कहते हैं? तब हम बताएंगे, यह नाहरगढ़ के दुर्ग को कहा जाता है। तथा इसी के साथ साथ इसे जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जयपुर का मुकुट भी कहा जाता है। और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एक नाम आपको याद रखना है, मिठड़ी का किला। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मिठड़ी का किला कौन से दुर्ग को कहा जाता है? तो मिठड़ी का किला यह नाहरगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। नाहरगढ़ दुर्ग में ही एक समान 9 महल बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? एक जैसे दिखने वाले 9 महल बनाए गए हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ वह महल कौन से शासक ने बनाए थे। तथा नाहरगढ़ जैविक उद्यान से हमें याद रखना है, इसे
जैविक उद्यान कब घोषित किया गया? तो 2016 में इसे जैविक उद्यान घोषित किया गया है। यह सन आप लोगों को याद रखने हैं। जैसे नाहरगढ़ जैविक उद्यान, यह जयपुर में बना हुआ है और 2016 में इसे जैविक उद्यान घोषित किया था। उसके बाद हम सज्जनगढ़ की अगर बात कर लें तो सज्जनगढ़ जैविक उद्यान यह उदयपुर जिले में बना हुआ है और उदयपुर जिले में इसे कब घोषित किया गया था? तब हम बताते हैं यह 2015 में जैविक उद्यान घोषित किया गया। वर्तमान में यहाँ पर क्या बना हुआ है? वर्तमान में यहाँ पर जयपुर जंतुआलय बना हुआ है और जयपुर जंतुआलय से हमने बात की, उस जंतुआलय का निर्माण किया था 1878 में। कब किया गया? 1878। आप लोगों को मैंने अभी ट्रिक बताई थी। ट्रिक कोई नहीं है, बस आपको इसे रटना पड़ेगा। जितना हो सकता है आप इसे रटते रहें। समझने जैसा इसमें कुछ भी नहीं है, बस इसे याद करना है और पढ़ते रहिए और इसे रटते रहिए। उसके बाद माचिया सफारी पार्क, ये कहाँ पर बना हुआ है? तो यह जोधपुर जिले में बना हुआ है और जोधपुर जिले से आपको याद रखनी है, जोधपुर में ही मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। मेहरानगढ़ दुर्ग, इसका निर्माण किसने किया था? लगभग सभी को पता है, राव जोधा ने इसका निर्माण किया था। कब किया था? कमेंट करके बताओ। तथा जोधा का शासनकाल अभी तक तो नहीं पूछा गया है, लेकिन याद रखना है क्योंकि पिछले साल राजस्थान पुलिस परीक्षा में मेवाड़ के गुहिल वंश की वंशावली से संबंधित एक प्रश्न रखा गया था, इसीलिए हमें राव जोधा का शासनकाल याद रखना चाहिए। अगर किसी ने इतिहास पढ़ रखा है तो अपना आंसर मुझे कमेंट करके बताएं। उसके साथ साथ राव जोधा से हमें और क्या बातें याद रखनी है? राव जोधा तथा कुंभा के मध्य कौन सी संधि की थी? कमेंट करके बता सकते हो। चलो मैं बता देता हूँ, आंवल बांवल की संधि। और आंवल बांवल की संधि कौन से सन में की गई, ये तो आपको कमेंट करके बताना पड़ेगा। कमेंट करके जरूर बताएं आंवल बांवल की संधि कब हुई और किसने करवाई। उसके बाद अभेड़ा बायोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पर बना हुआ है? यह कोटा में बना हुआ है। और अभेड़ा महल भी आप लोगों से पूछा जाता है, तो अभेड़ा महल यह भी कोटा जिले में बना हुआ है। कोटा जिला जो कौन से राज्य के साथ सीमा बनाता है? तथा चंबल नदी यहाँ से गुजरती है और चंबल नदी पर ही यहाँ पर बांध बना हुआ है, कोटा बैराज बांध। और कोटा से ही हमें याद रखना है कोटा संभाग। कोटा संभाग सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है और सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है। तथा कोटा संभाग में 4 जिले आते हैं। कौन कौन से 4 जिले? वही जिले जो हाड़ौती के क्षेत्र में आते हैं, कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इन 4 जिलों का नाम हमें याद रखना होता है। तथा इस संभाग में कौन सी मृदा पाई जाती है? तब हम बताते हैं यहाँ पर काली मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। और कोटा में ही दर्रा अभयारण्य है, जिस दर्रा अभयारण्य का वर्तमान में नाम है मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। और मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान की वीडियो मैंने आप लोगों के लिए बना रखी है, तो आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर देख लीजिए, वहां से आपके सभी नोट्स क्लियर हो जाएंगे। अब बात करने वाले हैं एक छोटा सा जो टॉपिक बचता है, क्योंकि यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछे जा चुके हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनते हैं। बात करने वाले हैं राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र से संबंधित। आखेट क्षेत्र, यहाँ से प्रश्न कई बार बन चुके हैं। आखेट क्षेत्र मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, ऐसा क्षेत्र जहां पर शिकार नहीं किया जा सकता। क्या नहीं किया जा सकता? शिकार नहीं किया जा सकता, इसी को ही आखेट क्षेत्र कहा जाता है। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ है, तब हम आंसर लगाते हैं जोधपुर जिला। कौन सा जिला? जोधपुर जिला। यहाँ पर सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र है। अगर आप लोगों से इसके साथ साथ और 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे सर्वाधिक तो ये हो गया, लेकिन आपसे प्रश्न पूछा जाए सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ है, तब हम आंसर लगाते हैं यह है हमारा सवत्सर व कोटसर। और यह दोनों क्षेत्र कौन से जिले में आते हैं? तब हम बताते हैं चूरू जिला। सिंपल सा प्रश्न है। प्रश्न आप लोगों को पूछा जाता है कि राजस्थान में सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा है, तब हम बताते हैं सवत्सर कोटसर और जिला आता है हमारा चूरू जिला। अगर इसी के साथ साथ आप लोगों को यहाँ का क्षेत्रफल पूछ ले कि यह सबसे बड़ा तो है, लेकिन कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, तब हम बताते हैं यह 7071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? 7071 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। अब जैसे हमने सबसे बड़ा क्षेत्र पढ़ लिया, तो सबसे छोटा क्षेत्र भी याद करना जरूरी है। तो देख लीजिए सबसे छोटा क्षेत्र कहाँ पर है? सबसे छोटा क्षेत्र है कनक सागर। कहाँ पर है? कनक सागर में है।
और कनक सागर क्षेत्र ये कौन से जिले में है? तो कनक सागर क्षेत्र यह बूंदी जिले में आता है। और इसी के साथ साथ आपको यहाँ का भी अगर क्षेत्रफल पूछ ले तब हम बताते हैं, यह मात्र 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। कितने वर्ग किलोमीटर में? 1 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे अधिक वाला क्षेत्र फैला हुआ है 7071 वर्ग किलोमीटर में। और सर्वाधिक आखेट निषेध वाला जिला कौन सा है? तब हम आंसर लगाते हैं जोधपुर जिला। आशा करता हूं आप लोगों को आज की जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था। लगभग हमारा 70% वन्य जीवों से संबंधित पोर्शन क्लियर हो जाता है। अब हमारे बस अभयारण्य बचे हैं, तो अभयारण्य में आपको कंटिन्यू 2 से 3 वीडियो में खत्म करवा दूंगा, क्योंकि लगभग हम हर वीडियो में 5 या 6 अभयारण्य पढ़ने वाले हैं। तो सभी अभयारण्य में आपके एक साथ खत्म करवा दूंगा। और आपको आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी चीज़ों को ऐसे ही याद करते चलें। जिस प्रकार से हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं, तो ज़रूरी नहीं हम बस भूगोल ही पढ़ें, क्यों ना हम इसके साथ इतिहास जोड़ दें, थोड़ा सा कल्चर जोड़ दें, जैसे मैंने यहाँ पर किया। केवला देव से मुझे जितना भी याद आया मैंने एक साथ जोड़ दिया, तथा मैंने आप लोगों से कुछ प्रश्न भी पूछे हैं। अगर आप लोगों को उनका आंसर पता है तो आप मुझे कमेंट करते चले। इसी प्रकार आपका भी रिवीजन भी होता रहेगा और आपको नए नए टॉपिक सीखने का मौका भी मिलेगा। उदयपुर, जितनी भी चीज़ें जोड़ सकते हो जोड़ते चलो। बीकानेर की मैंने आपको पूरी वंशावली बताई है। बीकानेर, इसकी स्थापना राव बीका करता है। कब करता है? तथा यहाँ पर जेतसी हुए। जेतसी का बेटा कल्याणमल ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। कल्याणमल के 2 बेटे हुए, दोनों के दोनों अकबर के दरबार में रहते थे। अकबर एक से बहुत प्रसिद्ध हुआ और उसे गागरोन का दुर्ग भेंट कर दिया। एक से इतना प्रसिद्ध हुआ कि उसे बीकानेर का अगला शासन घोषित कर दिया। इसी प्रकार से चीज़ें याद कर सकते हो। इतिहास भी मैं आप लोगों को आने वाले कुछ दिनों में पढ़ाने की कोशिश करूंगा। अभी मैं आप लोगों को राजस्थान का भूगोल एक बार कंप्लीट करवा दूं, तब मैं इतिहास की तरफ भी ध्यान दूंगा और आप लोगों को भूगोल तथा इतिहास सिंपल तरीके से समझाने का मैं प्रयास करूंगा। हस्तलिखित नोट्स के साथ मैं आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा जितना हो सके उतना इसे अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। तो आज की वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, तथा आप लोगों का अगर कोई सजेशन हो तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत।